नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी साजिश की जो अगर कामयाब हो जाती है तो रूस और यूक्रेन की ये जंग सिर्फ 5 घंटे के अंदर खत्म हो सकती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि मॉस्को में इस वक्त कौन सी नई पॉलिटिक्स जारी है जिसमें पुतिन की सत्ता को लेकर एक नई थ्योरी सामने आ रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आने वाली 9 मई को क्या कुछ होने वाला है और ये अपने आप में बेहद खास होने वाली है तारीख, क्योंकि 9 मई ये तय कर देगी कि यूक्रेन का विजेता आखिर कौन होगा। अगर पुतिन ने ठान लिया है तो पुतिन को कोई रोक नहीं सकता। पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दुनिया इसकी गवाह बन रही है। पुतिन ने युद्ध खत्म करने की एक डेडलाइन दी थी और वो डेडलाइन थी 9 मई 2022। 9 मई ये वो तारीख है जब रूस में विक्ट्री डे की परेड निकलती है। पुतिन रूस की सभी सेनाओं की सलामी लेते हैं। बात बहुत सीधी और एकदम साफ है। रूस के बड़े बड़े जनरलों और उनकी आर्मी के पास अब बस सिर्फ एक हफ्ते का वक्त है। ये एक हफ्ता यूक्रेन पर कहर बनकर टूटने वाला है। 9 मई से पहले इस एक हफ्ते में यूक्रेन के अंदर कुछ भी हो सकता है और ऐसे में ज़ेलेंस्की ही नहीं, पूरी दुनिया खौफ में है। पूरा यूक्रेन दहशत में है कि आखिर क्या करने वाले हैं पुतिन। इस सवाल ने 9 मई को दुनिया की सबसे बड़ी डेडलाइन बना दिया है। देखिए, दुनिया के हर बड़े अखबार में 9 मई पर हेडलाइंस छप रही हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन 9 मई से पहले क्या बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हमने पुतिन की वॉर स्ट्रेटेजी और रूस की सेना के मौजूदा अभियानों का गहराई से अध्ययन किया है और ये पता लगाया कि इस एक हफ्ते के अंदर यूक्रेन में कैसी खतरनाक तबाही मचने वाली है। पुतिन अब क्या करने वाले हैं। ये है यूक्रेन का ओदेसा पोर्ट। मारियुपोल पोर्ट सिटी पर कब्जा करने के बाद अब रूस का अगला टारगेट है ओदेसा। क्यों ओदेसा पर रूस अपना झंडा लहराना चाहता है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये अहम खबर देखिए। रूस ने ओदेसा के एक नए रनवे एयरफील्ड पर मिसाइल अटैक किया है। रूस ने अपने इस हमले से ओदेसा के रनवे और एयरफील्ड को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। रूस ने क्रीमिया से ये मिसाइल ओदेसा पर लॉन्च की है। पुतिन ने अपने हथियारों के जखीरे में से एक और खतरनाक मिसाइल फैशन मिसाइल को इस हमले के लिए इस्तेमाल किया। जिस मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओदेसा का रनवे बर्बाद किया, ये उसी मिसाइल की तस्वीरें हैं। 2015 से पुतिन की सेना इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है और इसका पहला कामयाब इस्तेमाल सीरिया की खतरनाक जंग में किया गया और अब इसी मिसाइल से पुतिन ने यूक्रेन के बेहद अहम ओदेसा शहर को हिट किया है। दरअसल पुतिन पूरी तरह से यूक्रेन को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहते हैं। जरा इस मैप को ध्यान से देखिए। ओदेसा बंदरगाह यूक्रेन का मारियुपोल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपको समझाते हैं। अगर यूक्रेन अपना कोई भी सामान दुनिया से किसी और हिस्से में पहुंचाना चाहता है और अगर उसके जहाज मारियुपोल से गुजरेंगे तो उन्हें इन छोटी जल संधियों से गुजरना होगा
जिसे ब्लॉक करना बेहद आसान है, जबकि ओडेसा यूक्रेन का एक ऐसा बंदरगाह है जहां से गुजरकर दुनिया से जुड़ना ज्यादा आसान है। अब मारियुपोल पर कब्जा करने के बाद पुतिन ओडेसा पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि हर तरह से यूक्रेन को दुनिया से काट दिया जाए। और इसीलिए पुतिन की आर्मी ने लगातार ओडेसा के ऊपर दबाव बना रखा है। ये तस्वीरें ओडेसा की ही हैं, जहां एक इमारत पर हमला करने के बाद यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। ये एक और तस्वीर देखिए, कैसे ओडेसा के अंदर मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हैं। पुतिन 9 मई की विक्ट्री परेड से पहले एक हफ्ते में सबसे भीषण हमले क्राइमिया से ओडेसा पर कर सकते हैं, जो अब शुरू भी हो चुके हैं। ओडेसा के हाथ से निकलते ही यूक्रेन का संपर्क दुनिया से कट जाएगा, क्योंकि ओडेसा दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के 600 से भी ज्यादा बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। 3 यूरोपीय व्यापार मार्ग ओडेसा से गुजरते हैं। इसके अलावा ओडेसा में रेल नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। ओडेसा पर कब्जा करने के बाद पूरे काले सागर पर पुतिन की फोर्स का वर्चस्व हो जाएगा और इसके बाद 9 मई को पुतिन ये ऐलान कर सकते हैं कि काला सागर पर रूस ने ऐतिहासिक विजय हासिल कर ली है। पुतिन की फोर्स ने अपनी विक्ट्री डे की रिहर्सल भी शुरू कर दी है, लेकिन पुतिन जब 9 मई को अपने देश को संबोधित करेंगे तो उनके स्क्रिप्ट क्या होगी, ये आगे आने वाले एक हफ्ते में रूसी फौज की कामयाबी से ही पता चल सकेगा। एक बात पूरे दुनिया के अखबारों में छप रही है कि पुतिन मोल्दोवा पर हमला कर सकते हैं। 9 मई तक अगर पुतिन ओडेसा पर दबाव बनाने में सफल हो जाते हैं तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि पुतिन के अगले निशाने पर मोल्दोवा है। लेकिन मोल्दोवा पर पुतिन की नजर आखिर क्यों है, ये अब हम आपको इस नक्शे की मदद से समझाते हैं। देखिए, यूक्रेन की सीमा से सटा हुआ है ये मोल्दोवा। मोल्दोवा को इसीलिए भी पुतिन का कहर झेलना पड़ सकता है क्योंकि मोल्दोवा ओडेसा के पास है। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल को भी लगता है कि मोल्दोवा पर रूस कभी भी हमला शुरू कर सकता है, इसीलिए उसने मोल्दोवा में रहने वाले अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी करके मोल्दोवा छोड़ने के लिए कहा था। मोल्दोवा के डिप्टी पीएम तो पहले ही कह चुके हैं कि इस पूरे इलाके के लिए ये समय बहुत मुश्किल है। मोल्दोवा की सरकार इसीलिए डरी हुई है क्योंकि मोल्दोवा में ही एक इलाका है ट्रांसनिस्ट्रिया। ट्रांसनिस्ट्रिया की 453 किलोमीटर की सीमा यूक्रेन से सटी हुई है, लेकिन मोल्दोवा के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि ट्रांसनिस्ट्रिया की जनता का कुछ हिस्सा मोल्दोवा से अलग होना चाहता है। रूस इस इलाके पर भी अपना दावा करता रहा है। यहाँ पर भी विद्रोही मौजूद हैं जो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही मोल्दोवा सरकार के खतरे की घंटी बजा रहे हैं। 1990 के दशक से ये इलाका आजादी की मांग कर रहा है। पिछले हफ्ते यहाँ एक हमला भी हुआ था जिसने मोल्दोवा सरकार को डरा दिया है। इसके अलावा पुतिन उत्तरी यूक्रेन से सटे देश बेलारूस से भी लगातार यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बेलारूस पर आरोप लगाया था कि वो अपनी जमीन से यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को हथियारों की सप्लाई लाइन दे रहा है। नेटो की तरफ से जासूसी करने वाले विमानों ने जो खुफिया जानकारी इकट्ठा की है, उसके मुताबिक यूक्रेन पर हवाई हमलों के लिए बेलारूस का उपयोग स्प्रिंग बोर्ड की तरह किया गया है। यूक्रेन की सेना की तरफ से पहले भी ये दावा किया गया कि उसने बेलारूस से अपने क्षेत्र की ओर दागी गई कई मिसाइलों को मार गिराया है। अब यूक्रेन ने भी रूस को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन पर हमले के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल बंद करे। Загроза завдання противником ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території Республіки Білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України. लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पुतिन 9 मई से पहले जो प्लान बना रहे हैं वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका अब इस लड़ाई में खुलकर यूक्रेन के साथ है, बल्कि वो इस मिशन में अब अपनी तरफ से क्यू में लगातार मदद भेज रहा है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी क्यू के अंदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है और ये आश्वासन दिया है
कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा। यानी 9 मई को पुतिन जो विक्ट्री परेड निकालने वाले हैं, उसमें रूस को कितनी विजय मिलने वाली है, ये इस बात पर तय होगा कि अमेरिका यूक्रेन की कितनी मदद किस हद तक कर पाता है। देखिए, यूक्रेन के हमलों ने राजधानी कीव और उसके आसपास के शहरों को क्या कुछ कर दिया है, वो हाल सभी के सामने है। अब उसकी असल तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है। यूक्रेन के इरपिन शहर से दिखाते हैं न्यूज 18 के रिपोर्टर जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूसी सेना की बर्बरता की बहुत सी कहानी है रूसी यूक्रेन जंग में, लेकिन आज हम आपको इरपिन की वो कहानी बता रहे हैं जिसमें देख सकेंगे आप कि कैसे रूसी सेना ने आम सिविलियन को चुन चुन कर निशाना बनाया था। जब इरपिन पर रूसी सेना ने हमला किया तब लोग घर छोड़कर अपने परिवार के साथ गाड़ियों में भागना शुरू किए, लेकिन वो इतने खुशकिस्मत नहीं रहे। एक एक करके गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, और गाड़ियां भी कितनी, एक नहीं दो नहीं। आज आप उन तस्वीरों को हम दिखाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर कि गाड़ियों का पूरा पहाड़ यहाँ पर बन गया है। ये गाड़ियाँ आप गिन लीजिए, ये गाड़ियाँ देख लीजिए, यहाँ पर कितने लोग इरपिन छोड़कर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे। एक एक गाड़ियों को गोला बारूद से निशाना बनाया गया। ये देखिए, ये तिजोरी भी है जहाँ पर परिवार ने अपनी जो भी बचत रखी होगी, जो भी सेविंग की होगी, उसको लेकर वो अपने साथ भाग रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें बता सकती है आपके कि किस तरीके की बर्बरता उस समय बरती गई। चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, सभी गाड़ियों को एक एक करके चुन चुन कर निशाना बनाया गया। उन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया गया। ये युद्ध की सबसे कहे कि ये सही बात नहीं होती। युद्ध में सेना के सामने लड़ती है, आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन इरपिन की ये तस्वीरें देख लीजिए, ये इरपिन के ब्रिज पर की वो दर्दनाक कहानी आज आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां गाड़ियों का एक पहाड़ बन चुका है। ये जो गाड़ियां हैं उनमें इरपिन के लोग अपने परिवारों के साथ निकले थे। सबसे बड़ी जो मास किलिंग हुई वो बूचा और इरपिन में, और यही इरपिन की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियों पर गोलियां दागी गई, बेशुमार गोलियां दागी गई। चाहे कहे कि गोले दागे गए, गाड़ियां छोड़ी ही नहीं गई, आग के हवाले कर दी गई। कितने लोग बचे, कितने लोग मरे, इसकी किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन आप देखिए, एक एक करके चुन चुन कर ये गाड़ियों पर भी जिस तरीके से गोलियां मारी गई हैं। आप देखिए, मेरे साथ कैमरामैन पंकज तोमर आपको दिखाएंगे गाड़ियों को यहाँ पर जब आग के हवाला किया गया गोला बारूद से, यहाँ पर ये गोलियां ही गोलियां दागी गई। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, लेकिन पूरा पहाड़, अभी यूक्रेन सेना ने इस जगह पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। लेकिन उस इरपिन ब्रिज पर ये जो दर्दनाक वाकया हुआ था, उसकी ये सबूत है कि कैसे एक एक करके इन परिवारों को, आम लोगों को वहाँ पर निशाना बनाया गया था। और आज ये जो पहाड़ है गाड़ियों का, यही दिखाता है कि कितनी दर्दनाक मौत वहाँ पर उन लोगों को दी गई होगी रूसी सेना द्वारा, आम लोगों द्वारा। देखिए, गोलियां दागी गई है, गोले बरसाए गए, मिसाइल्स दागी गई, और पूरा का पूरा जो इरपिन का मास किलिंग का जो मसला है बूचा के साथ साथ, वो आज भी यूक्रेन के जो दर्दनाक किस्सों में एक गिना जाता है। और यही दिखाता है ये तस्वीरें कि आप देखो, गाड़ियों का पहाड़ है, इसके पीछे दर्दनाक कहानियां हैं और रूसी सेना की बर्बरता साफ तौर पर दिख रही है। और उससे एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्रेमलिन के सूत्रों का दरअसल दावा है कि बहुत जल्द रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों के लिए अपना पद छोड़ सकते हैं और उनकी जगह रूस के एक शक्तिशाली शख्स को रूस की कमान सौंपी जा सकती है। अब पुतिन क्यों आखिर दे सकते हैं इस्तीफा, इस रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी आप समझिए। यूक्रेन के खिलाफ अब और भी बड़ी जंग होगी। नेटो को अब बड़ी चुनौती मिलने वाली है।
यूक्रेन पर कहर बरपाएगा रूस का नया कमांडर। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को 2 महीने से अधिक हो गए हैं। राष्ट्रपति पुतिन की अगुवाई में रूस ने यूक्रेन को तबाह कर रखा है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन का हर कोना खाक में बदलता जा रहा है। लेकिन अब इससे भी बड़ा हमला होने वाला है। यूक्रेन का हाल अब और बुरा होने वाला है, क्योंकि रूस के लिए इस युद्ध की कमान संभालने वाला है एक ऐसा शख्स जिसका नाम है निकोलाई पात्रुशेव। निकोलाई के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं आखिर वो क्या वजह है कि पुतिन की जगह निकोलाई को कमान मिलने वाली है। क्रेमलिन सूत्रों की माने तो पुतिन की तबीयत बेहद खराब है और वो पेट के कैंसर से पीड़ित हैं, जिसके लिए उनका तत्काल ऑपरेशन करना बेहद जरूरी है। खबरों के मुताबिक डॉक्टर ने पुतिन को फौरन ऑपरेशन करने की सलाह दी है। हालांकि ऑपरेशन कब होगा इसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि 9 मई को विक्ट्री डे समारोह के बाद किसी भी दिन पुतिन अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। पुतिन के ऑपरेशन की तारीख भले ही तय ना हो, लेकिन इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। साथ ही ऑपरेशन के बाद के हालात पर भी पुतिन तेजी से चर्चा कर रहे हैं और इलाज के दौरान उनकी गैरहाजिरी में कमान किसे मिलेगी इस पर भी वो फैसला कर चुके हैं। और वो नाम है निकोलाई पात्रुशेव का, जो रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और पुतिन के सबसे खास और वफादार हैं। खबर है कि इस बारे में पुतिन और निकोलाई के बीच 2 घंटे से अधिक देर तक चर्चा हुई, जिसके बाद निकोलाई का नाम तय हो गया। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच पुतिन की तबीयत का खराब होना और कुछ वक्त के लिए निकोलाई को कमान मिलना इसलिए भी अहम है क्योंकि कहा जाता है कि निकोलाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने पुतिन को यकीन दिलाया था कि यूक्रेन की सरकार नव नाजीवाद से भर गई है और रूस के खिलाफ बड़ी साजिशें कर रही है। जाहिर है ऐसे में कुछ वक्त के लिए भी अगर इस युद्ध की कमान निकोलाई के हाथ में आड़े आती है तो यूक्रेन को अब और अधिक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। निकोलाई पात्रुशेव कट्टर राष्ट्रवादी हैं और पिछले 14 साल से रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। निकोलाई इससे पहले करीब 7 साल तक रूस में सुरक्षा की सबसे बड़ी संस्था FSB के निदेशक रहे हैं, जिसके प्रमुख उनसे पहले पुतिन हुआ करते थे। साथ ही रूस की खुफिया एजेंसी KGB के प्रमुख रहे हैं निकोलाई पात्रुशेव। निकोलाई पुतिन के कितने करीबी और वफादार हैं इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नियमों को दरकिनार कर पुतिन ने उनको रूस की कमान देने का फैसला किया है, जबकि यहाँ के संविधान के मुताबिक ऐसे हालात में सत्ता पूरी तरह से प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन के पास होनी चाहिए। हालांकि ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करेंगी कि पुतिन का स्वास्थ्य कैसा रहता है, ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत कैसी रहती है और उनको कितने दिनों तक आराम करने की जरूरत है। खबरों के मुताबिक पुतिन को यकीन है कि वो ऑपरेशन के बाद 2 से 3 दिनों में ही काम पर वापस लौट आएंगे, लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा। पुतिन की तबीयत खराब होने की खबरें इससे पहले भी आ चुकी हैं और उनके कई दिनों तक नहीं दिखने पर हालात गंभीर होने का दावा भी किया जा चुका है, लेकिन इस बार हालात पहले से अलग दिख रहे हैं और इसकी पुष्टि क्रेमलिन सूत्रों ने भी की है। ऐसे में दुनिया भर की नजर इस बात पर है कि रूस के मौजूदा हालात का असर यूक्रेन युद्ध पर क्या पड़ने वाला है। तो इन रिपोर्ट्स के जरिए आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह के हालात रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बन रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, कुछ और फैक्ट्स के लिए मेरे सहयोगी रवि की तरफ रुख करते हैं। ओवर टू यू रवि। 2 महीने से ज्यादा चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों की तरफ से बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि महायुद्ध में रूस के 23,000 सैनिकों की मौत हुई है, तो वहीं रूस की 2,418 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस की करीब 1,700 गाड़ियां और 900 से ज्यादा टैंक तबाह किए गए हैं। यूक्रेन का दावा है
उसने महायुद्ध में रूस की 435 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 187 विमानों और 155 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 151 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह करने का भी दावा किया है। तो इस महायुद्ध में जेलेंस्की की मदद करने वाले देशों पर रूस भड़क गया है। रूस का गुस्सा सामने आया है। रूस के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में अमेरिका समेत नेटो देशों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन को हथियारों की मदद ना की जाए। रूस ने कहा कि हथियारों की आमद से युद्ध और ज्यादा भड़क रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। युद्ध के 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी रूस को वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। रूस के महाशक्ति होने के बावजूद यूक्रेन की सेना लगातार मुकाबला कर रही है। यूक्रेन की इस ताकत के पीछे अमेरिका और यूरोप का हाथ है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और इसी बात को लेकर रूस गुस्साया है। उसने एक बार फिर से अमेरिका और नेटो देशों को धमकी दी है, हथियार न भेजने की चेतावनी दी है। रूस की अमेरिका और नेटो को चेतावनी। यूक्रेन से पीछे हटे अमेरिका और यूरोपीय देश। यूक्रेन को हथियार देना बंद करे अमेरिका, यूरोप। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका और नेटो देशों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हथियारों का जखीरा पहुंचाया जा रहा है। इसी को लेकर रूस ने अमेरिका और यूरोप को चेतावनी दी है। चीन की समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन में वाकई में शांति चाहते हैं तो वो यूक्रेन को गोला बारूद की आपूर्ति बंद कर दे, क्योंकि हथियारों की आमद से यूक्रेन की जंग और भीषण होने की आशंका पैदा हो गई है। दरअसल पश्चिमी देशों की मदद के बाद यूक्रेन के पास एक से बढ़कर एक ऐसे घातक हथियार हो चुके हैं जिनसे रूसी सेना का मुकाबला किया जा रहा है। खुद दुनिया के सबसे ताकतवर वॉर मशीनरी रखने वाले पुतिन आखिर क्यों यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला नहीं कर पा रहे हैं? इसे समझने के लिए यूक्रेन के उस रक्षा कवच को समझना होगा जिसे एक साथ खुद कई देशों ने मिलकर तैयार किया है। अमेरिका, यूरोप और नेटो। ये यूक्रेन के लिए एक ऐसी ताकत है जिसने अभी तक पुतिन की सेना के खिलाफ यूक्रेन को युद्ध में न सिर्फ बनाए रखा है, बल्कि इन्हीं देशों से मिले हथियारों की बदौलत रूस को लगातार बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। खुद जेलेंस्की ने इस बात का दावा किया कि वो जल्द ही रूस के कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का झंडा फहरा देंगे। Активно комунікуємо з партнерами для посилення санкцій проти Росії за Маріуполь, за всі зруйновані міста, громади України, за воєнні злочини проти наших людей, за ракетні та авіаудари по території України. रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन भले ही छोटा देश हो, लेकिन उसको यूरोपीय देशों से मदद मिल रही है। अभी अमेरिका ने हॉवित्जर तोप की एक बड़ी खेप यूक्रेन को भेजी है। ये सबसे घातक तोप माने जाते हैं। आंकड़े के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन समेत करीब 40 देशों ने जेलेंस्की को हथियारों की मदद भेजी है। अब तक 60,000 करोड़ रुपए की हथियार जेलेंस्की को दिए जा चुके हैं। दावा ये भी है कि आने वाले दिनों में इससे कई गुना ज़्यादा हथियार जेलेंस्की को मिलने वाले हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से करीब 33 अरब डॉलर यानी 2,47,000 करोड़ रुपए की मांग की है, जिससे यूक्रेन को मदद दी जा सके। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल FMG-148 जेवलिन दे चुका है। अमेरिका ने यूक्रेन को फिनिक्स घोस्ट ड्रोन दिए हैं। ये एक आत्मघाती ड्रोन है। अमेरिका ने यूक्रेन को मी-17 हेलीकॉप्टर भी दिए हैं। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मजबूत हैमर गाड़ियां, आधुनिक रडार सिस्टम और पेट्रोलिंग करने वाली नावें भी दी हैं। इसके अलावा अमेरिका ने उसे अपना एयर डिफेंस सिस्टम
FIM-92 स्ट्रिंगर भी दिया है। अमेरिका ने उसे इंफ्रारेड और हीट सेंसर से लेस नाइट विजन ग्लासेस भी दिए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिल रहे हथियारों की बदौलत जंग में ज़ेलेंस्की की सेना रूस के सैनिकों का मुकाबला कर रही है, लेकिन अब रूस के विदेश मंत्री ने हथियारों की मदद को लेकर चेतावनी दे डाली है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस धमकी का अंजाम क्या होता है।